आज मैं सुरेंद्रनाथ ठाकुर के लेखा उत्सर्ग कविताएं आप लोगों को बांग्ला भाषा में सुनाने जा रहा हूँ। प्राणादि केशु तोरी हाथे बाधा खाता दाड़ी छखानेक पाता অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে মস্তিষ্ক কোটর বাসি চিন্তাকীট রাশি রাশি কত চিহ্ন গেছে যেন রেখে প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে জন্মদিনে দিব তোর হাতে বর্ণনা করি শোন একা আমি গৃহকোণ কাগজ পত্তর ছড়াছড়ি 10 থেকে বইগুলি সঞ্চয় করেছে আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি শয্যাহীন খাটখানা আলস্যে এক পাশে দেয় খানা প্রকাশিয়া কাঠের পাজর তারই পরে অবিচারে যাহা তাহা ভারে ভারে স্তূপাকারে সহে অনাদর আহারে বন্ধু আমার বন্ধু। अजहर सर और उमा मैम को नमस्कार करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मेरे आलेख का शीर्षक है इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण। मोहन राकेश। इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण। मोहन राकेश नई कहानी के शाश्वत लेखक होने के साथ सफल नाटककार है। मोहन राकेश का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि सामाजिक दिखावे से हटकर उन्होंने लेखनी को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में ढाला, उसे जीवन से जोड़ते हुए ऐसी परत को खोला है जिसे पढ़ते वक्त पाठक वर्ग साधारणीकरण की ओर अग्रसर होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक परंपरा के समापन के दौरान हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का आगमन होता है। प्रसाद के बाद नाटक समाज की कोरी कल्पनाओं तथा क्षितिज से बहुत दूर होती जा रही थी। नाटक और रंगमंच को मात्र खानापूर्ति से भरा जा रहा था। इस वक्त हिंदी साहित्य में मोहन राकेश के आने से नाटक को सामाजिक धरातल में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मोहन राकेश का व्यक्तित्व कई उलझनों विविधताओं से भरा हुआ था और यही प्रभाव उनके नाटकों के पात्रों में हम बखूबी देखते हैं। अधिकांश आलोचक समीक्षाओं का मानना है कि मोहन राकेश अहमवादी थे। उनकी जो विचारधारा थी वो उसमें अहम था और उनका जो मन था वो कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहता था। लेकिन अगर हम कहें तो मोहन राकेश को उन्होंने करीब से जाना नहीं। यदि मैं मोहन राकेश के व्यक्तित्व और कृतित्व को पढ़ूं तो यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह ऐसे इंसान थे जो आंतरिक तौर पर टूटे हुए थे। उनकी संवेदनाएं मौन मात्र थी। वो उन्हीं संवेदनाओं को उनकी पीड़ा तूफान उलझने अपनी लेखनी का माध्यम बनाते हैं। मोहन राकेश ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ यह कभी मन में स्पष्ट ही नहीं हुआ। जो लिखा जाता है वो अधूरा सा लगता है या अतिरिक्त लगने लगता है। हम देखें तो मोहन राकेश ने पात्रों को इतिहास से जोड़ा है क्योंकि वह आधुनिक बोध को रूपायित करने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं और उनका बखूबी उपयोग करते हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधी लकीरों को मैं केंद्र में रखकर नाटकों पर मैं बात करना चाहूँगी। हिंदी में आषाढ़ का एक दिन नाटक से आधुनिक नाटककार की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि यह मोहन राकेश का पहला नाटक है। यदि मैं इन तीनों नाटकों में बात करूं तो एक सामंजस्य दिखाई देता है। मोहन राकेश के जीवन से उपजी बेचैनी और स्थिरता उनके भीतर ही भीतर घुटन को हम कहीं ना कहीं कालिदास, नंद तथा महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व में देखते हैं, जहाँ घुटन भी है और मुक्ति के लिए तर्पण भी है। आषाढ़ का एक दिन त्रिकोणीय प्रेम को दर्शाता है। समाज को ये दिखाता है कि प्रेम कोरे वादों पर नहीं टिकता, बल्कि संघर्षों के धरातल पर उसे उतरना ही पड़ता है। नाटक का मूल तत्व
तत्व मल्लिका के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है जब वो कालिदास से कहती है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु अब मैं तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? यह मेरे अभाव की संतान है। वहीं लहरों के राजहंस में शारीरिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच फंसे द्वंद्व को नंद के माध्यम से दिखाया है, जो अपनी मुक्ति के लिए मार्ग स्वयं ढूंढता है। वह कहता है कि दिखावे तथा खोजे हुए मार्ग संवेदनशील व्यक्ति का समाधान नहीं हो सकता। कालिदास की तरह नंद भी पलायनवादी रास्ता अपनाता है। आधे अधूरे नाटक मध्यवर्गीय परिवार की विसंगतियों को दर्शाता है, जहाँ सावित्री और महेंद्रनाथ एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और परिस्थितियों के वश एक साथ रहकर भी वह एक साथ नहीं रहते। आधुनिकता तथा समाज आज के समय के शाश्वत प्रतिबिंब नाटक है, जहाँ इंसान हर एक किसी के बिना अधूरा है। सावित्री घर चलाते हुए महेंद्रनाथ को हर रोज नीचा दिखाती है। महेंद्रनाथ घर से भागकर भी वह पुनः लौटता है। कालिदास, नंद, महेंद्रनाथ एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं और मोहन राकेश अपनी स्थितियों से भी भागते हैं और परिस्थितियों के कारण उन्हें पुनः लौटकर आना ही पड़ता है। मोहन राकेश के अंदर क्रांति की आग भी है, पर वह क्रांति सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं समझते। उनका कहना है कि आर्थिक क्रांति के साथ साथ सारी दुनिया में एक और क्रांति होना अनिवार्य है। वह क्रांति होगी मानवीय संबंधों में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में, धर्म, नैतिकता और सांस्कृतिक संबंधी हमारे संस्कार, जिस सभ्यता की देन है वह खोखली पड़ती जा रही है। तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है मल्लिका? अंबिका के जाने के बाद घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है, प्रियंकु मंजूरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आप जला दो? नहीं, वर्षा थम रही। हल्की हल्की बूंदे हैं, किसी तरह घिसटता हुआ पहुंच जाऊं तो वहीं पर वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धारा सा बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर की समाचार सुना है? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ। मैंने सुना। विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में सब कुछ संभव है और कुछ संभव नहीं भी होता है। ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है। वहीं से आए आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया? अब से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, इसके रोने का शब्द है यार। यह मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिनों में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचा मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम कहाँ मारने लगे। पहले आयो तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आयो तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो कहाँ जाते। आज के दिन ही ये ना जाने आंखों को क्या हो गया। कभी आप परिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इससे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी पहचाने हैं और शब्द भी। तो तुम हो, तुम
गिरने का, चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। गले नहीं लगोगे इसलिए कि मेरा शरीर मैला है या मुझसे नफरत है तुम्हें, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मलिका? मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो आयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी हम इसी घर में मिले थे और अब भी, परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट नहीं होती। तुमने अब तक कालिदास के अतिथि को उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आया और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मलिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक की आंखों से कम खूबसूरत नहीं है। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु आषाढ़ के दिन पर इतनी सारी बातें हो चुकी है कि मेरा कुछ कहना मुझे अर्थहीन लग रहा है, लेकिन शब्द कभी अर्थहीन कैसे हो सकते? इसी के साथ प्रस्तुत है आषाढ़ का एक दिन की समीक्षा। आषाढ़ का एक दिन त्रिकोणीय प्रेम की अभिलाषाओं से लिप्त भावनाओं का द्वंद्व है, जहाँ मलिका अपने ही घर में अपनी भावनाओं में कैद जकड़ी रहती। लेकिन अंबिका ये जानती थी कि मन के उपरांत उभरी भावनाएं भी परिवर्तनशील होती हैं। जिस विरह की कल्पना का आभास अंबिका को हो जाता है, उस पर मलिका ये कहकर टाल देती है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया। वही नाटककार ने कालिदास को कवि की दृष्टि से संवेदनशील एवं जीवंत दृष्टि के रूप में चित्रित किया है, जिसकी कृतियों का गुणगान उज्जैन में होने के कारण सम्मान पाना मलिका के लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मलिका को लगता है कि जिस सम्मान के हकदार कालिदास हैं वो उन्हें यहाँ नहीं मिल सकता। मलिका अपनी भावनाओं को कालिदास की उपलब्धि में बाधा नहीं बनना चाहती। यहाँ स्वतंत्र एवं निस्वार्थ प्रेम का पूर्ण रूप से समर्पित भाव चित्रित होता है। वही विलोम अपनी भावना के साथ उसी कड़ी में जुड़ जाता है जो सांसारिक परिप्रेक्ष्य के विषय पर विचार करता है। विलोम को भी कहीं न कहीं ज्ञात होता है कि मलिका का हृदय विरह की बाढ़ में बहना जाए, जिसे रोकने का प्रयास और होता भी यही है। उज्जैन चले जाने पर मलिका को आभास होता है कि उसने अपने हृदय और अपनी भावनाओं के साथ छल किया। अतः कुछ वर्षों के उपरांत उसे जब पता चलता है कि कालिदास ने विवाह कर लिया तो उसका मन कचोट जाता है, अंतर आत्मा काबू। फिर भी उसे अपना निर्णय गलत नहीं लगता और वही प्रियमंजरी के आग्रह के बाद भी उसकी भावनाएं किसी भी प्रलोभन का आवरण नहीं होती। पर कालिदास के वापस आकर भी ना आने पर मलिका स्वयं अपने आप को उलाहना देती, लेकिन मलिका की भावनाएं स्वार्थ से
लेखा खेमा तलाश, उसके घेरे में सिर्फ कालिदास। अतः अंत में कालिदास का मल्लिका से मिलने आना और यह विचार व्यक्त करना कि सब वैसा ही रहे जैसे कि पहले था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन तो अनिवार्य है, वह चाहे परिस्थिति के अनुकूल हो या जरूरत के अनुकूल। सत्ता हमेशा हमारे अनुकूल हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन मल्लिका ने हमेशा अपने भीतर कालिदास को जिया और उसकी भावनाओं और अभिलाषाओं को अपने हृदय में समेटे रखा, लेकिन शरीर का भाव यथार्थ में नहीं बदल सकता। मोहन राकेश के इस नाटक में वातावरण कई आवरणों से सजा हुआ नजर आता है, जहाँ प्रेम बादलों की बारिश एवं प्रकृति के कुछ बूंदों के साथ मिला हुआ, जिसकी छींटें प्रकृति के सौंदर्य को और मनोरम बनाती। मोहन राकेश ने पात्रों का संयोजन भी बड़े उत्कृष्ट ढंग से किया है। इस नाटक के पात्र विश्वसनीय है क्योंकि मानवीय धरातल पर की गई कल्पना यथार्थ नजर आती है, और इस नाटक की गुनावट नाटककार ने 4 पात्रों की एक दिखाई, अंबिका, विलोम, मल्लिका और काली। इस नाटक में नाटककार ने आषाढ़ माह का विवरण 3 अंकों में बराबर, और इसी माह में सारी घटनाओं का आरंभ होता है तथा अंत में कालिदास इसी आषाढ़ माह के घने कोहरे में लुप्त हो जाते हैं, जिससे आषाढ़ का एक दिन की सार्थकता सिद्ध होती है। मोहन राकेश की दृष्टि पूर्ण रूप से रंगमंच से रही है। नाटककार के इस नाटक को पढ़ने के दौरान हम खुद को मंच पर संवाद करते पाते हैं एवं मंच की परिकल्पना इस नाटक में हर बिंदु से उभरकर सामने आती है। इस नाटक की भाषा प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक होने के साथ भावों की वह भाषा है जिसे सिर्फ बोला नहीं जा सकता, महसूस भी किया जा सकता। अतः पूर्ण रूप से अंतर्मन की भाषा और कहीं कहीं पर लाक्षणिक भी प्रतीक। और इसे पढ़ने के बाद 2 शब्द, मैं अपना विरह किसी कोरे कागज पर आंसू से अर्पित नहीं करूँगी, बल्कि लिखूंगी कुछ शब्द जिसके अर्थ नुकीली लहरों के माध्यम से तुम तक पहुँचे। पेट्रोल की गंध में डूबा हुआ आग लगती है, धड़ाके से लोग फट जाता है, आग लगती है। कहीं कोई सायरन नहीं बजता, मैं पेट्रोल में, आग में, ग्लोब में, अपने अकेलेपन में, तुम्हारी मृत्यु के अपराध में कैद हूँ। कैद खाने में दरवाजा नहीं है, दरवाजा इस ग्लोब में था ही नहीं। तो आओ पहले हम बहस करें कि क्यों नहीं था दरवाजा। पहले हम तय करें कि ये कैद खाना किसने बनाया, फैसला करें कि दरवाजे क्या होते हैं, इतनी ईंटें कहाँ से आई, लोहे की सलाखें कौन लाया। फिर ये वाक्य व्यवस्था विषय हो, सिद्धांत बने, अपवाद गढ़े जाए, व्याख्याएं, भाष्य, फिर निर्णय हो कि पहले क्यों नहीं थे दरवाजे और अब क्यों नहीं है। जीवन, और जीवन में लगातार पराजय और उपहास के बाद भी हम जीवित हैं। तुम अपराजय थे, इसीलिए तो जीवित नहीं थे, मृत थे। मृत थे, किंतु अमृत थे। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी विष भी नहीं है। ज्ञान अपनी संपूर्णता में प्रगतिगत छल है, संबल है। हम सबका एकमात्र अज्ञान वह भी संभव नहीं है। अबोधत्व टूट बिखर जाता है, आदमी हो जाता है कृतवीर्य, क्षुधा ज्वाला में अपना ही तन खाता है और अबोधत्व संभव नहीं है। अपनी कुरूपता का, विकलांगता का, विषदाह का हर आदमी है जानकार। हर आदमी के सामने है आदमकद आईना, अपने सामने वो खुद है और दुखी है, मृत है। तुम इसीलिए अमृत थे कि तुम्हारे सम्मुख शीशा नहीं था, अखंडिता अथवा शस्त्र खंडिता प्रकृति थी। जलवाहक मेघ थे, गंगा थी, फूल, वृक्ष, इंद्रधनु, धूप, रूपसी, संध्या, वसंत, जूही की कलिकाएं। तुम्हारे सम्मुख शीशा नहीं था, स्वप्न था,
हमारी पराजय का प्रथम कारण नैतिकता। धर्म हमारे सामूहिक अपराध की प्रथम स्वीकृति, अन्न वस्त्र हमारे लिए प्रथम दंड, ज्ञान हमारा प्रथम अभाव, और ईश्वर हमारी असहायता के सिवाय और क्या? हम पराजित हैं, अपराधी हैं, दंडित हैं, और हमारे कंधों पर तुम्हारा शव है। नींद में या निद्रा में स्तब्ध समूचा नगर, चौराहों पर बुझे हुए लैंप पोस्ट, पार्कों में बिछी हुई घास पर अनगिनत लाशें, पत्थर के स्तंभों पर भोंज की मूर्तियां, किताबों घर पर ताले पड़ गए हैं, अदालतों की कुर्सियों पर बैठे लोहे के बुत, लोहे की लगातार बंदिशें, लोहे की दीवार, हर घर किसी न किसी कब्र का दरवाजा है जो अंदर जाने के लिए खुलता है, बाहर जाने के लिए नहीं, कभी नहीं। अब सभी लोग हमें पागल कहते हैं कि हम कंधों पर हो रहे यास, कि हम दिमाग में लादे हुए एक अर्थहीन परंपरा, भाव का उपयोग भी विस्तार, शब्द का व्यवसाय भी, लाभ भी व्यापार। कविता का क्या होगा? गगन में इतने स्वर्ण तारक तो जड़ी हैं, वैसे भी तो उपयोगी है अंधकार। ज्योति पिता सविता का क्या होगा? रात काटने के लिए चाहिए कहीं एक पड़ाव, मांस पिंडों का जलता हुआ अलाव, चावल के चट्टाने, कतरा भक मक्खन, कभी का गर्म प्याला, कभी कभी शराब, बीमे की पॉलिसी, तो एक अदद बच्चे, एक बिस्तर और नींद। कविता का क्या होगा? ज्योति पिता सविता का क्या होगा? क्या होगा आपको में यदि नहीं आए सपने? हम आदमी है तो यूं ही उम्र काट लेते हैं, तेज मशीनों की तेज धड़धड़ाहट में। हम आदमी हैं, यूं ही उम्र काट लेते हैं, बीमार बच्चों की कमजोर बेमतलब तुतलाहट में। हम आदमी दूसरों की दौलत का हिसाब रखते हैं और डूबे रहते हैं अपने कर्ज के समुद्र में। दफ्तर एक की बात टाइपिस्ट जो मुझे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये जो एक गैप होता है, जब मैं तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए कॉलेज में पढ़ाते हुए, इसके पहले स्कूल में, हम नाटक को मैंने बहुत नहीं पढ़ाया लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाया है। तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो अलग बात है, लेकिन अमूमन हम लोग जब प्रश्न पत्र बनाते हैं और जब बच्चे इतने इतने लिखते हैं, हम उसको चेक करते हैं तो पता लगता है कि नाटक को नाटक की तरफ पढ़ाते ही नहीं। और ये मैंने नाटक की चुनौतियों में भी ये उठाया था कि नाटक चूँकि एक विचार है लेखक के मन में, विचार को चाहे आप कविता में ढालो, कहानी में ढालो, उपन्यास में ढालें, नाटक में ढालते हैं। और कथात्मक विधा नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है। तो नाटक कहाँ इनसे अलग है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है, लेकिन बताया कहीं जाता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हम, यानी कि कथा है, सारा फोकस कहाँ होता है कि हमने जैसे उपन्यास पढ़ा है वैसे हमने नाटक को भी पढ़ा दिया, जैसे हम कहानी पढ़ा रहे हैं। नाटक की जो अपनी विशेषता है, उसकी जो शिल्पगत अपनी विशेषता है, उस पर कभी कोई चर्चा होती ही नहीं है। तो हुमादी जो एक बहुत बड़ा, आज पहली बार मैंने देखा, मैंने सुना था इनके कक्षा के बारे में और उस तरह के रंगड्डा के बारे में, ये बहुत बड़ा काम हुमादी कर रही है कि यह जो हम जैसे शिक्षक हैं और हमारे जो विद्यार्थी क्लास में बैठ करके नाटक को, उपन्यास और कहानी की तरह पढ़ते हैं, तो और नाटक के बारे में जो एक नाटक अभिनय की चीज़ है, और अभिनय करते हुए जब हम देखते हैं, बोले वह जो कथा हमारे दिमाग में चल रही होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। कहानी को पढ़ करके एक प्रभाव पड़ रहा है उपन्यास, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये बच्चे हमारे देख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग नाटक करने में, आप लोग कलाकारों को मैं कम करके नहीं आती हूँ, लेकिन ये भी मेरा एक अनुभव है
प्रस्तुतियाँ का नाट्य रूपांतर देखा और अच्छे कलाकारों को करते हुए देखा। मैंने वहाँ देखा कि ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है। आप लोग अगर कुछ लोग हो सकता है पढ़े और नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़िए। पढ़ते हुए मतलब मैं तो जब भी पढ़ती हूँ मुझे रोना आ जाता है के समय जाते। उसका जब नाट्य रूपांतर हुआ तो लगा कि बहुत अच्छी प्रस्तुति अच्छी वो कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि लेखक जो बताना चाह रहे, कई बार आप उसको नाट्य रूपांतर जब करते हैं तो उस चीज़ को उतार नहीं पाते। सिर्फ यहाँ समस्या ना उतार पाने की नहीं थी, वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, बहुत संवेदनशील एक पक्ष जो है, एक अंश जो है वह बिल्कुल सत्य ही बन के रह गया बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है कि नाटककार अभिनय कर लेते हैं, लिखी हुई चीज़ है, आपने उसको अर्थ को बहुत सही तरह से ग्रहण किया और आप उसको अभिनय में आपने अपना 100% दे दिया, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है रचनाकार आप उसको पकड़ नहीं पाए। तो ये गैप जो है, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन अभिनय की बारीकियों को नहीं जान रहे, नाटक की बारीकी को नहीं जान रहे, कलाकार नाटक कर रहे हैं लेकिन वह तथ्य को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इस गैप को उमादी ने भरने की कोशिश कर रही है। और यहाँ आज मैंने ये देखा कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि सुधा जी तो पढ़ाती, इनके लिए एक पर्चा लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी आपने पर्चा बहुत अच्छा लिखा। लेकिन बाकी जो बच्चे थे जो कुछ अभी पढ़ ही रहे हैं और बाकी के बहुत, तो मतलब नहीं जानती हूँ कि आप क्या कर रही है, नाटक के अलावा भी कुछ कर रही है क्या, लेकिन तय बात है कि सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि शायद पढ़ने पढ़ाने से उस तरह से जुड़े हुए, इसके बावजूद जिस तरह से बहुत छोटा, जिसने मल्लिका का अभिनय किया बहुत छोटा पर्चा था, लेकिन कितना सूरत, मतलब उसको भी नहीं कहते कि आपने फोकस है, आपको कौन सा अंश पकड़ना है, आपने उसको पकड़ लिया वहाँ पे। इतना लंबा नहीं बोल करके भी हम कम बोल करके कैसे प्रभाव, कौन सा अंश, बहुत सुंदर आपने पर्चा पढ़ा, बहुत बढ़िया लगा। और बस क्या कहूँ, मैं तो बहुत मतलब पिछले पहले भी मैं आने वाली आऊँ कि अभी थोड़े मैं खत्म होने वाले थे, मेरे आते से खत्म हो जाएगा, और सोचा ही था कि मैं आऊँगी और बहुत बड़ा काम किया करने हुए थी। मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाटक यानी रंगमंच सिर्फ अभिनय करने का नाम नहीं है। मैं बच्चों को हमेशा सिखाती रहती हूँ कि अभिनय तो बहुत बाद में कोई भी कर लेगा, लेकिन नाटक को पढ़ना, समझना, उसको घुट पीना वो जरूरी है। और ये सारे बच्चे भी ये जो पर्चा ये जो तैयार कर रही है, तो मतलब बिल्कुल अकादमिक जगत के लोग करते हैं, यहाँ पे सभी लोग कर पा रहे हैं अपने आप में, यानी कि आपको ये समीक्षा भी लिख रही है। हाँ, जो शो देखते हैं शो की समीक्षा भी लिख रही है, कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और ये मंच का संचालन भी कर रहे हैं। बहुत मने और एक जो ये आज ये मैंने तो मैं सच्ची बताऊँ, मैं नहीं जानती कि मौलिया इनका उच्चारण क्या होगा, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि फ्रेंच में लिखते कुछ है बोलते कुछ है। तो मौलियर है या मौलियर ही है, तो मौलियर को तो मैंने इतना सवेरे से देख रही थी उनके बारे में, इसी बहाने देखिए आप शेक्सपियर इन सबको जान रहे। मौलियर जब पढ़ा तो पता चला कि भाई इतना बड़ा नाटककार है, तो समझिए हम लोग कहाँ है, आप लोग हमसे बहुत आगे हो, और ये कॉलेज में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमसे बहुत आगे हो। और इस पर तो मैंने मिस किया, जो पर्चा पढ़ा होगा, मैं ये अपने आप में एक चैलेंज है कि इनको मतलब मैं पढ़ती नहीं तो बहुत चीज़ें एक बार भी पढ़ के समझ में नहीं आई, इतना काम उस व्यक्ति का है। इस पर अगर आपने पर्चा पढ़ा तो आप पे बहुत बड़ी बात है, साधुवाद और मुझे पता चला पार्वती ने इस पर पर्चा पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें पार्वती। और मोहन राकेश तुम है इस पर बहुत अच्छा, जो छोटा सा हमने देखा बहुत ही अच्छा लगा। बस बिल्कुल, अरे एकदम वो तो समझिए कि उपाधि सच्ची कह राजकुमार चौधरी को पढ़ रही थी ना, सचमुच में वो जो पीढ़ी का जो पूरा पूरी कविता में, और जैसे आपने बयान किया, जिस तरह से आपने रखा, सचमुच में वो जो हम लोग की पीढ़ी या जो भी कहते हैं बेचैनी है उस पीढ़ी, उसमें साहित्य को भी आप उठाइए तो एकदम मुँह का काम काफ़ी पीछे चला गया। उसके बाद एक बेचैनी, इतनी ऊर्जा मगर कहाँ खर्च करें नहीं पता। यह जो एक व्यवस्था से
नकारी व्यवस्था से जिसको नहीं कहते कि पूरा मोह जैसे कुछ है नहीं करने के लिए, और कहीं कोई आशा नहीं बची है, विद्रोह है लेकिन ठीक से विद्रोह भी नहीं कर पा रहे हैं, और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए जैसे मजबूर हो रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को इतने सुंदर ढंग से, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो बस मैंने तेज पकड़ा दिया था, मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी। भैया वीडियो बनाओ दीदी का, आपके बारे में तो क्या बोलूँ, ऐसे बोलना चाहिए, खून बढ़ता है, चेहरे पे लाली आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा अल्पना, आपने बड़ी विस्तार में सारी चीज़ों का आपने बड़ा एक सुंदर ये रचनात्मक आपने अपना पत्ती राय रखी। खालिद से आप तो बहुत बांटते थे, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो इस्तेमाल है आपका। सबसे पहले मुझे आप जानते हैं कि मैं खालिद कुरैशी, मैं मालेगांव महाराष्ट्र से आया हूँ और पिछले 8 वर्षों से अजहर साहब और मेरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी बदनसीबी तो मैं उनको कभी हयात में मिल नहीं पाया। जब भी कभी हुआ तो हमने स्क्रीन पर एक दूसरे को देखा, स्क्रीन पर बात की। आज मैं बहुत खुश हूँ, गमगीन भी हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन नहीं है। खैर बहरहाल मैं उतना कमज़ोर नहीं जितना आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ मोहब्बत ही अलग है। मैं बहरहाल मैं क्या कहूँ कि मैं वहाँ से आया कि जहाँ आओ मुलाकात करो, आप सबको देखो। बहरहाल मैंने जितना कुछ देखा, आप सबका तलफ़ुज़ मुझे बहुत पसंद आया कि आप लोग यहाँ बंगाली बोलते हैं शायद। नहीं, सब बंगा भाषी, उर्दू भाषी, हिंदी भाषी, अच्छा, सारे। ये माशाल्लाह से आप सभी ने तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। मैं आधे में से मतलब अख्ताम पर था और मैं यहाँ पहुँचा। बहरहाल इंतखाब का आप लोगों की मोहब्बत के सामने ये कुछ नहीं है। बहरहाल मैं मेरे तरफ से देना चाहूँगा ये किताब जस्ट